दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत अपने YouTube चैनल में। और आपके लिए जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ आपकी ही अपनी लैंग्वेज में बना रहा हूँ। उम्मीद है खूब समझ में आ रही होंगी। और जिन वीडियोस के लिए आपको ज़रूरत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो सारी वीडियोस धीरे धीरे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और आज ये सेकंड पार्ट में लेकर के आया हूँ और सेकंड पार्ट है उपयोगिता ह्रास नियम का। उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं और इसके बारे में विस्तार से उदाहरण सहित मैं पहले से ही एक टेबल बना करके आपको सिखा चुका हूं। और अगर वहां से समझ में नहीं आया हो तो आज मैं फिर से आपको समझा दूंगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता जरूर है, इसको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अच्छे से तैयार करना है। और आज इसमें उपयोगिता ह्रास नियम को थोड़ा सा फिर से डिफाइन कर दूंगा। इस नियम की मान्यताएं कौन कौन सी हैं ये पूछा जाता है, और अपवाद कौन कौन से हैं, ठीक है, कहां कहां ये नियम लागू नहीं होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। और इस नियम की मान्यताएं कौन कौन सी हैं ये भी पूछा जाता है। और नियम का महत्व क्या है, यानी हमें क्यों उपयोगी है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और देखने के बाद अपने जितने भी ये पॉइंट्स हैं अपने आप इनको नोट कर लीजिएगा, एक नोट्स की कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप फिर जब पेपर देने जा रहे होंगे सिर्फ एक बार देखना, सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों पहली बात हम करते हैं सबसे पहले कि उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है। देखिए उपयोगिता ह्रास नियम में 3 शब्द हैं, उपयोगिता, ह्रास और नियम। कोई भी वस्तु हमें कितना संतुष्ट करती है, हमारी कितनी आवश्यकता की पूर्ति करती है, भाई उस वस्तु की क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। अब ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास का मतलब होता है दोस्तों घटना, यानी जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते चले जाते हैं तो उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है, उसी को हम कहते हैं उपयोगिता ह्रास। नियम किसे कहते हैं? देखिए जब सभी लोगों पर एक जैसा ही रिजल्ट प्राप्त हो तो एक प्रकार से एक ये नियम जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। उदाहरण के रूप में यदि आपको प्यास लगती है या भूख लगती है, तो आपको अगर भूख लगती है और आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, और आपके लिए पहली रोटी दी जाती है, दूसरी दी जाती है, तीसरी दी जाती है, चौथी दी जाती है, 5वीं दी जाती है, तो 5वीं के बाद में आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कि अब हम एक भी रोटी और खाएं। और अगर फिर भी एक रोटी और खिला दी जाती है तो आपको थोड़ा सा अजीब अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। तो समझ लीजिएगा कि ये उपयोगिता ह्रास नियम ही है, ठीक है। यानी जिस चीज़ की हमें भूख लग रही थी तो उपयोगिता थी, और वो धीरे धीरे जैसे हम ग्रहण करते गए तो उसकी उपयोगिता क्या हो गई, घटती हुई चली गई। यही नियम है उपयोगिता ह्रास नियम। लेकिन कहीं कहीं पर ये लागू नहीं होता है दोस्तों। कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। और लागू नहीं होता है तो इसका महत्व क्या है ये भी आज हम पढ़ेंगे, और इसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं ये भी हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मान्यताएं। दोस्तों आएगा जरूर, ये नोट कर लीजिएगा कि आपके परीक्षा में ये आना 100% है। ये 3 हेडिंगें हैं, इन 3 में से 2 100% पूछ लेगा आपसे। ओके, पहला है नियम की मान्यताएं, यानी इस नियम की मान्यताओं का मतलब है कि ये कहाँ पर नियम लागू होगा, यानी कौन सी बातें हैं जिनको फॉलो करने से ही ये नियम लागू होगा। सबसे पहले है वस्तु की उपयोगिता, ठीक है, यानी वस्तु की उपयोगिता कितनी है, वह हमारे कितनी आवश्यकता की संतुष्टि कर पा रही है। मान लीजिए कि हमें जितनी ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को वो पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, ये इसकी मान्यता है। दूसरा है वस्तु के प्रयोग का क्रम। देखिए वस्तु के प्रयोग का क्रम का मतलब है कि ये नहीं है कि भूख लगी है तो एक रोटी अभी खिला दी, फिर एक रोटी 1 घंटे बाद आ रही, फिर अगली रोटी 1 घंटे बाद आ रही, तो समझ लो कि ये जो नियम है वो लागू नहीं होगा। यानी उस वस्तु की उपयोगिता भी होनी चाहिए तभी ये नियम वहाँ पर लागू होगा। अगर वस्तु वैल्यूएबल नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होगा। सपोज करिए जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमारे लिए पेन की वैल्यू है, ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए पूर्ति नहीं करेगा। मेडिसिन की ज़रूरत किसे होती है? किसी बीमार व्यक्ति के लिए होती है, उसके लिए उसकी उपयोगिता है, लेकिन जब हम लोग स्वस्थ हैं तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, तो दूसरा है वस्तु के क्रम का
प्रयोग का क्रम, यानी जो क्रम होना चाहिए वो लगातार होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति प्यासा है और आप उसको एक एक बूंद बूंद कर करके उसे पिला रहे हो और थोड़ा सा पिला देते हो, 5 मिनट रुक जाते हो, फिर 2 बूंद पिला दिया 5 मिनट, तो समझ लो कि उस चीज़ की कोई वैल्यू उस प्यासे व्यक्ति के लिए नहीं होगी। तो यही चीज़ होता है वस्तु के प्रयोग का क्रम। अगला है वस्तु की इकाइयों का समान होना। इकाइयों का समान होने का मतलब है यहाँ पर कि ये नियम लागू तभी होगा जब वस्तु की जो यूनिट्स यूज आप करा रहे हैं, कंज्यूम करा रहे हैं, वो कैसे होनी चाहिए, समान मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक रोटी 50 ग्राम आटे की हो तो अगली रोटी मात्र 15 ग्राम आटे की हो या 20 ग्राम आटे की हो, तो समझ लो कि ये नियम का मतलब सही से नहीं हो पाएगा लागू। यानी वस्तु की जो इकाइयाँ हैं वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए। अगला है इकाइयों का मूल्य समान होना। देखिए ये मूल्य पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे हमारे देश की जो अधिकांश पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है कि 10% बहुत ज़्यादा अमीर लोगों में गिनती आती है और 15 to 20% गरीब लोगों में गिनती आती है और बीच में है वो मिडिल क्लास वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता स्तर को अगर हमें जांचना होगा तो उसका जो मूल्य है वो भी कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। पता चला मूल्य बढ़ने से और घटने से वस्तुओं के प्रयोग में, उपभोग में भी जो हमारी जनता है या हम लोग हैं वो अंतर पैदा कर देते हैं। ठीक है, सपोज करिए कोई सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी बिकने लगे तो समझ लीजिएगा उसको हम 250 ग्राम या आधा किलो की मात्रा में ही खरीदने का प्रयास करते हैं। अगर वो वस्तु सस्ती हो जाती है तो हम 1 किलो से कम खरीदने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इस तरह से उसकी जो मूल्य है वो कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। उपभोक्ता का मानसिक स्तर, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिस व्यक्ति पे आप उपयोगिता माप रहे हैं, उसका मानसिक स्तर सही है। पता चले कि उसको समझ ही नहीं है तो वो तो क्या करेगा, उपभोग करता चला जाएगा, आपको कोई जवाब नहीं देगा। पता चला कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है तो उसको तो उस चीज़ का ही अस्तित्व दिखाई देगा, बाकी किसी चीज़ का दिखाई नहीं देगा। तो ये भी देखना होगा, इस नियम की मान्यता है कि मानसिक स्तर भी उसका कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। अगला है आय की मात्रा समान रहना। यानी ये जो प्रैक्टिकल किया जाता है या उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है तो इनकम की रेट भी कैसी रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। ये नहीं है कि उस व्यक्ति की आज इनकम कम हो गई तो कल बहुत ज़्यादा हो गई, अगले दिन फिर कम हो गई, फिर बहुत ज़्यादा हो गई, तब भी ये नियम सही से लागू नहीं हो पाता है। अगला है रुचि और फैशन में अपरिवर्तन। यानी उस एरिया में या जहाँ पर उपयोगिता को अगर मापा जा रहा है तो वहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोगों की रुचि और वहाँ पर फैशन का स्तर वो भी कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। पता चला फैशन का स्तर अगर बदल गया तो वस्तुओं का प्रयोग भी बदल जाएगा और उपयोगिता की मात्रा भी बदल जाएगी। दोस्तों जैसे पुराने समय में कभी जो है स्कूटर बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखाई देते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है स्कूटर बिल्कुल गायब हो गए। अब आपको स्कूटर की जगह पे इलेक्ट्रिक स्कूटरीज हैं और ये पेट्रोल वाली हैं, ये छोटे मतलब साइज में जो बन करके आई हैं ये बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन थोड़े समय से पहले अगर चले जाते तो मोटरसाइकिल दिखाई देती थी, स्कूटर्स की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे आपने देखा साइकिल बिल्कुल विलुप्त होने चली जा रही, बहुत कम। अगर आप रोड से गुजरते हैं तो साइकिल बहुत कम लोग यूज करते हुए दिखते हैं। साइकिल से कम से कई गुना ज़्यादा आपको मोटरसाइकिल, कार, ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए दिखेंगे। तो ये भी है कि रुचि और फैशन में क्या अपरिवर्तन रहना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। अगला है स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य समान रहना। ये स्थानापन्न वस्तु क्या होती है दोस्तों, पूछ लेते हैं। 2 नंबर में पूछ सकते हैं या 4 नंबर में पूछ सकते हैं। स्थानापन्न वस्तु क्या होती हैं, यानी एक वस्तु जिसका काम दूसरी वस्तु चला सके, इसी को हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे हम साबुन से नहाते हैं तो मान लीजिएगा साबुन एक लक्स है, दूसरा पियर साबुन है या कोई और भी हो सकता है जो आपके एरिया में चलता हो। तो पता चला एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग जो किया जाता है तो उनका भी मूल्य कैसा रहना चाहिए, लगभग समान रहना चाहिए। तभी तो व्यक्ति की उपयोगिता और संतुष्टि और उपभोग करने का तरीका हमें पता चलेगा। ऐसे समझ में आया तो एक होता है वनस्पति घी और दूसरा होता है देसी घी। ठीक है, तो देसी घी और वनस्पति घी दोनों को एक दूसरे के स्थान पर लोग प्रयोग कर लेते हैं, दोनों की गुणवत्ता अलग है, लेकिन जब उपयोगिता को मापना हो तो दोनों की जो कीमत है वो समान रखनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ निकल के आएगी। तो ये थी दोस्तों मान्यताएं किसकी, उपयोगिता ह्रास नियम की। यानी उपयोगिता ह्रास नियम अगर लागू होता है तो इन चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग्स कितनी 8 लिख दी हैं, आपने अच्छे से समझ ली होंगी, नोट कर लिया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वस्तु की उपयोगिता हो
का गुण कितना है उसमें, इस पर डिपेंड करता है। वस्तु के प्रयोग करने का क्रम, वस्तु की इकाइयाँ समान होना, इकाइयों का मूल्य समान होना, उपभोक्ता का मानसिक स्तर सामान्य होना, आय की मात्रा का समान रहना, रुचि और फैशन में अपरिवर्तन, स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य समान होना। अब यहाँ पर बात हमने समझ ली कि इसकी मान्यताएं ये हैं। अब हमने ये देखा कि बहुत जगह पे ये नियम दोस्तों लागू ही नहीं होता है, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है अभी हम देखते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़ है वस्तु की मात्रा बहुत छोटी होने पर। यदि किसी भी वस्तु की मात्रा को आप अगर छोटा कर देते हैं, जैसे आपके लिए मिठाई खानी है तो पता चला कि आपके लिए बहुत कम कम मात्रा में बार बार खिलाई जाए, फिर रुक जाए, फिर खिलाई जाए, फिर रुक जाए। जैसे प्यासे व्यक्ति को अगर पानी पिलाया जाए तो एक बूंद करके अगर पिलाया जाए, तो कहने का मतलब है कि वस्तु की मात्रा यदि बहुत छोटी है तो ये नियम लागू नहीं होगा। कौन सा? उपयोगिता ह्रास नियम। अगला है मादक वस्तुओं के सेवन में। मादक वस्तुओं के सेवन में भी दोस्तों ये नियम लागू नहीं होता है। मैंने तो कभी यूज़ किया नहीं, उम्मीद है कि आप भी नहीं करते होंगे, और ये करना भी नहीं चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है, और धन का भी अपव्यय होता है। लेकिन मादक वस्तुओं के सेवन में भी ये नियम लागू नहीं होता है। जो मादक वस्तुओं का लोग सेवन करते हैं, उन्होंने क्या काम किया, एक यूनिट का सेवन किया तो दूसरे में उन्हें और इंटरेस्ट आता कि भैया और यूज़ करेंगे, तीसरे में और, चौथे में और। इसके बाद में क्या होता है कि इन वस्तुओं का सेवन करने में उनको खुद ही होश नहीं रहता है कि हम कितना इनका यूटिलाइज करें, कितना ना करें। तो उम्मीद है दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि अगर मात्रा बहुत छोटी है या मादक वस्तुओं का सेवन है। अगला है धन संग्रह करने में। ये काम तो सब लोग करते हैं, आपको भी करना चाहिए। धन संग्रह का मतलब होता है कि धन को इकट्ठा करना, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर धन को इकट्ठा करना चाहता है तो भी ये नियम लागू नहीं होता है। वो अगर सोचता है कि मेरे पास 1000 रुपीज़ हो जाते, अब उसके पास 1000 हो गए, अब वो सोचता है कि 2000 हो जाते, 2000 हो गए, फिर 4000 हो जाते, फिर 6000, यानी उसकी जो अपनी कैपेसिटी है वो चाहे जो भी रही हो, लेकिन मानसिकता उसकी है वो यही होती है कि नहीं भैया और जमा हो जाता, तो समझ लो कि वहाँ पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। अगला है दुर्लभ वस्तुओं में। देखिए, जो वस्तुएं सीमित मात्रा में हैं, जो वस्तुएं बहुत मूल्यवान हैं, जो उपयोगी हैं, उन्हीं को हम दुर्लभ वस्तुएं कहते हैं। और दुर्लभ वस्तुओं में कौन कौन चीज़ें आती हैं, जैसे आपने देखा होगा सोना है, हीरा है, चांदी है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनका हमें कम मात्रा में दिखाई दे जाता है। देखिए, इसमें डीजल पेट्रोल भी इसी दुर्लभ वस्तुओं में धीरे धीरे आने वाला है, क्योंकि इनके जो स्टोर हैं वो निश्चित हैं। तो इन चीज़ों में भी ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति जब इनको इकट्ठा करता है, इनका प्रयोग करता है दुर्लभ वस्तुओं का, तो वो चाहता कि और इकट्ठी हों, ठीक है। अगला फैशन की वस्तुओं में, यहाँ पर भी नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जो फैशनेबल वस्तुएं होती हैं लोग उनका प्रयोग करते रहते हैं और उन पर कोई भी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। वस्तु के उपभोक्ता में वृद्धि होने पर भी ये नियम लागू नहीं होता। उपभोक्ता में वृद्धि के लिए क्या आप समझेंगे, जैसे मैं कैसे करके समझाऊंगा आपके लिए। मोबाइल फ़ोन्स में आ जाओ। अगर आपके पास में अगर मोबाइल फ़ोन है, आपके 4 रिश्तेदारों के पास मोबाइल फ़ोन है, तो समझ लीजिएगा आप कम प्रयोग करेंगे। पता चला कि आपके 100 रिश्तेदार हैं और 100 के पास में भी ये फ़ोन है, तो आप क्या होगा, आप स्वतः ही उसका प्रयोग करना बढ़ा देंगे। क्योंकि कभी किसी का फ़ोन आ गया, कभी किसी का फ़ोन आ गया, फिर तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि चैन नहीं पड़ेगा कि हर 1 घंटे में एक बार अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। मधुर संगीत को सुनने में ये भी माना जाता है कि कोई भी अगर संगीत अच्छा है, जैसे दोस्तों आप गाने सुनते हो तो हर दिन एक ही गाना लगभग में सुनते रहते हो आप, ठीक है, ये चलन में होता है, तो यहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। ओके। अगला है वस्तु के प्रयोग के प्रारंभ में। अगर हम कोई वस्तु का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हम कहते हैं उपभोक्ता ह्रास नियम हमारा शुरू हो गया, लागू हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो शुरू में ही लागू हो जाए, क्योंकि जब भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, तो शुरू में हमारे लिए जो यूनिट मिल रहे हैं वो हमारे लिए और वस्तु का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं कि भैया अभी
हमें इसकी और ज़रूरत है, अभी और ज़रूरत है, तो इस तरह से वस्तु के प्रारंभ में भी ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ अपवाद हैं, किसी भी वस्तु को एक निश्चित सीमा तक ही हम अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसका नाम है उपयोगिता ह्रास नियम। ये 100% लागू होता है। मान्यताओं को और अपवादों को देखें तो ये अपवाद मात्र देखने के ही हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड वो आता है दोस्तों जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि ही दिखाई देती है, और इन चीज़ों के द्वारा कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि नहीं ये चीज़ हमें और हो जाती, क्योंकि हर चीज़ की एक दोस्तों क्या होती है, लिमिट होती है। तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, और इनके बारे में मैंने जितना बोला है यही सब बातें आपके लिए लिखनी हैं, और समझ समझ के आप लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर समझने के बाद आप किताबों से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर सही से आपने समझा है। क्योंकि किताबों में क्या है, वहाँ पर थोड़ी सी कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो अपने निश्चित शब्दों का प्रयोग करते हैं। बस वहाँ पर किसके विचार हैं, अथर्स के विचार हैं, राइटर्स के विचार हैं, और यहाँ पर हमारे अपने विचार हैं। अच्छी मार्किंग लाना है, टू द पॉइंट लिखिए, बढ़िया लिखिए, राइटिंग को संभालिए, नंबर ऑफ हेडिंग्स का इस्तेमाल करिएगा, और जो वो पूछ रहा है उसी का आंसर दीजिएगा। फिर आप देखिए कि आपकी मार्किंग कितनी अच्छी आती है। ठीक है दोस्तों, 100% आपकी मार्किंग बढ़ करके आएगी। हमने दो चीज़ों को समझ लिया कि हमारी मान्यताएं कौन सी हैं और अपवाद कौन से हैं। अब हम देखते हैं कि इस नियम का महत्व क्या है। कोई चीज़ जब महत्वपूर्ण होगी तभी हम उसका प्रयोग करेंगे, महत्वपूर्ण नहीं होगी तो उसका प्रयोग हम क्यों करेंगे। तो यहाँ पर समझने के लिए चलते हैं कि सबसे पहला है कि इस नियम का महत्व की वस्तु की कीमत निर्धारण में। देखिए, कोई भी वस्तु दोस्तों किसी भी व्यक्ति की जितनी आवश्यकता की पूर्ति करती है, समझ लो वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मूल्यवान होगी। देखिए, एक तरफ होता है दोस्तों सोना और दूसरी तरफ होता है पीतल। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों तो देखने में पीले होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो गोल्ड है वो मनुष्य की आवश्यकताओं को ज़्यादा संतुष्ट करता है, पीतल इतना संतुष्ट नहीं करता है। गोल्ड क्यों मूल्यवान है, क्योंकि वो दुर्लभ वस्तु में भी आता है। इस कारण से अगर देखा जाए तो दोनों की कीमतों में पता बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किस कारण से है, उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। ओके, यानी एक वस्तु में उपयोगिता कम है और दूसरी में उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। पीतल का प्रयोग करेंगे बहुत जल्दी हमारी इच्छा भर जाएगी, लेकिन सोने का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें और बढ़ती ही चली जाएगी। तो पहली चीज़ होती है वस्तु की कीमत निर्धारण में। दूसरा है वस्तुओं के उत्पादन में प्रोत्साहन हेतु। देखिए, जो वस्तुएं उपभोक्ताओं को ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती हैं तो क्या होता है कि उन वस्तुओं का जो उत्पादन है वो क्या है, बढ़ाना होता है। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन हमें कितनी मात्रा तक बढ़ाना है, ये देखना होता है कि वो जनता को कितना संतुष्ट कर पा रही है, वो आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति कर पा रही, उतना ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे दोस्तों। और उस प्रोडक्शन को आधार यही मानेंगे कि ये वास्तव में हमारे समाज के लिए वैल्यूएबल है, जनता के लिए संतुष्टिपूरक है। तीसरा हमारा आता है जीवन स्तर एवं कार्य क्षमता। देखिए, जीवन स्तर हेतु और कार्य क्षमता हेतु भी इस नियम का बहुत बड़ा महत्व है। देखो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अच्छा जीवन जीऊँ, और अच्छा जीवन जीने के लिए उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत होती हैं। उन अनंत इच्छाओं में से उसके लिए अपने इनकम के आधार पर आवश्यकताएं तय कर ली जाती हैं, और आवश्यकताओं में कौन सी प्राथमिक आवश्यकता है या मूलभूत आवश्यकता है और कौन सी सेकेंडरी आवश्यकता है यानी गौण आवश्यकता है। ठीक है, तो उनको अलग अलग कर करके इस नियम का प्रयोग किया जाता है, और इस नियम के प्रयोग के द्वारा ही व्यक्ति उन चीज़ों को सबसे पहले परचेज करता है जिनमें जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला है अर्थशास्त्र के कई नियमों में दो नियमों का आधार होना। दोस्तों, उपयोगिता ह्रास नियम है, ये कई अर्थशास्त्र के कई नियम हैं। जैसे मांग का नियम, जैसे मांग के नियम में मांग की जो लोच होती है, ठीक है, मांग का नियम क्या कहता है, कोई वस्तु अगर समाज के लिए या व्यक्तियों के लिए आवश्यकता उनकी आवश्यकता की पूर्ति जितनी मात्रा में करती है उतनी ही उसकी क्या बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। ठीक है, और कीमत निर्धारण में भी इस नियम का प्रयोग होता है, उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने में भी इस नियम का प्रयोग होता है।
ठीक है। उत्पादन फलन एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, नहीं पढ़ा हो तो आगे आएगा, उसमें भी इस नियम का प्रयोग होता है। तो कई नियमों का आधार भी है उपयोगिता ह्रास नियम। अगला है उत्पादकों के लिए। उत्पादक लोग भी इस नियम का प्रयोग करके और ये अनुमान लगाते हैं कि हम अपने उत्पादन को अब करें या ना करें, तो कितनी मात्रा में करें। और धीरे धीरे क्या है कि कोई वस्तु जब चलती है, जब आवश्यकता की पूर्ति करती है, तो एक समय वो आता है कि धीरे धीरे उसका प्रयोग होना कम होता चला जाता है। तो उत्पादक पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ अब इस चीज़ का हमें उत्पादन नहीं करना है। अगला है उत्पादन में परिवर्तन हेतु। देखिए ये भी इस नियम का एक महत्वपूर्ण देखा जाए तो हिस्सा है कि उत्पादन में परिवर्तन हेतु क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे देश के पहनावा में पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा अंतर आता चला जा रहा है। लोग धीरे धीरे फैशन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो समझ लो जब फैशन की ओर जब लोग बढ़ रहे हैं, चमकीली और जॉर्जियस वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो उत्पादनकर्ता को भी क्या कर देना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए दोस्तों। यानी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको चेंज करना होगा। अगला है भविष्य की योजनाओं हेतु। देखिए अगर भविष्य में कोई प्लानिंग करनी होती है तो ये उसमें भी ये नियम बहुत महत्वपूर्ण साथ निभाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्लानिंग हम करते हैं तो ज़रूरत के आधार पर ही करते हैं कि उस चीज़ का भविष्य में आने वाले समय में क्या स्कोप होगा, समाज उसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा, इस चीज़ के उपभोक्ता होंगे भी या नहीं होंगे। पता चले कि सरदारों के मोहल्ले में अगर नाई दुकान खोलने का अगर प्रयास करेगा तो कैसे उसका काम चल पाएगा। तो ये भी होता है कि जब हमें वहाँ पर कस्टमर मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, तो इस चीज़ के लिए देखना होता है। अगला है सटीक अनुमान हेतु। देखिए किसी चीज़ के बारे में अगर हमें अनुमान लगाना है, अगर पहले से ही तैयारी करनी है, तो उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। अगला है उपभोक्ताओं हेतु, ये भी, और साधनों के उचित प्रयोग हेतु, यहाँ पर भी इस नियम का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, साधन कौन कौन से यहाँ पर बात करेंगे, उत्पादन के साधन। और उत्पादन के साधन दोस्तों आपके इस बार बोर्ड परीक्षा में कोविड-19 के कारण हटा दिए गए हैं, वो एग्ज़ाम में आपके नहीं आएंगे। और मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि क्या क्या इस बार आपके सिलेबस से हटाया गया। मैं 10th की बात कर रहा हूँ। 10th में हटाया गया है यूपी बोर्ड में 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हटाया गया है बैंक समाधान विवरण पत्र, सेकेंड पार्ट में आपका हटाया गया है अनुक्रम रेखा, और तीसरे पार्ट में आपका हटाया गया है सहकारी बैंक, और चौथे पार्ट में जो हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उत्पादन के साधनों को हटा दिया गया है। यानी 30% सिलेबस को कट किया गया है। आप अपनी तैयारी तो करें लेकिन सिलेबस के आधार पर करें। मैंने अभी 4 चीज़ें कहीं थी, इनको आपको नहीं पढ़ना है, इनके मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि अगले साल के लिए जब ज़रूरत होगी तब मैं बनाऊँगा, क्योंकि नया नया चैनल है ये, तो यहाँ पर वो चीज़ें दी जाती हैं जो वास्तव में आपके काम की हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने समझा उपयोगिता ह्रास नियम को, और उपयोगिता ह्रास नियम की क्या मान्यताएं हैं, क्या अपवाद हैं और क्या महत्व हैं, इसको आपने अच्छे से समझ लिया है। और अब मैं आपको उपयोगिता ह्रास नियम का एक एग्जाम्पल ऐसा और बता दूं जिसका आप प्रयोग करके 1-2 नंबर और बढ़ा सकते हैं। आप एग्ज़ाम में किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको इस तरह से सॉल्व करिएगा। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में जब आप जितने एग्जाम्पल्स का डायग्राम का प्रयोग करते हैं तो समझ लो कि उतना पेज भी ज़्यादा भरता है और आपके लिए वहाँ पर मार्किंग भी अच्छी होती है। ठीक है, देखो मान लीजिएगा कोई व्यक्ति भूखा है, ठीक है, तो हमें निकालनी होगी उसकी कुल उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता कैसे निकलती है, देखो यहाँ पर एक इस तरह का डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, यहीं से देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखो रोटी की संख्या। अगर भूखा है तो उसे रोटी खिलाना है, तो रोटी की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर उपयोगिता, यानी उसे कितनी उपयोगिता मिल रही है, कितना उपयोगिता को ही हम कहते हैं तुष्टि गुण। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तुष्टि गुण किसे कहते हैं। अरे कोई वस्तु हमें कितना संतुष्ट करती है वही उसका क्या कहलाता है, तुष्टि गुण कहलाता है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और ये बना के भी आना। ठीक है, देखिए रोटी की संख्या, पहली रोटी खिलाई उसको कितनी उपयोगिता मिली, 5 मिली। तो यहीं से हमारा निकल आएगा कि कुल उपयोगिता कितनी हुई जा करके। ओके, कुल उपयोगिता।
एक ही एग्जाम्पल है, ये पार्ट 1 में भी मैंने किसी और रूप में हो सकता है समझाया है, ठीक है। दूसरी रोटी खाई तो हमें 5 तो पहले से मिली थी, लेकिन दूसरे वाले से कितनी मिलेगी, अब 4 मिलेगी, ठीक है। अब तीसरी हम रोटी जब प्रयोग करेंगे तो हमें उपयोगिता कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। चौथी करेंगे तो हमें 2 मिलेगी। पांचवी करेंगे तो 1 मिलेगी। छठी करेंगे तो हमें कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी, दिख रहा होगा, अंदाज है। और सातवीं अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें, ये थोड़ा ऊपर करके मैं, अगर हम तीसरी रोटी का प्रयोग करेंगे तो हमें उपयोगिता 3 मिलेगी। चौथी रोटी का प्रयोग करेंगे तो 2 मिलेगी। पांचवी का प्रयोग करेंगे तो 1 मिलेगी। छठे का प्रयोग करेंगे तो हमें कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी। सातवें का प्रयोग करेंगे तो हमें माइनस में पहुंच जाएंगे हम 1। अब यहाँ पर क्या होता है, कैसे करके इसको समझेंगे कि उपयोगिता तो ये मिलती चली जा रही, देखिए ये ग्राफ है, ये सीधे घटता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि कौन सा नियम लागू हो रहा, उपयोगिता ह्रास नियम। क्यों हो रहा है, पहली रोटी से 5 उपयोगिता मिली, दूसरे से हमारी कुछ भूख संतुष्ट हुई तो 4 ही मिली, तीसरी से और कम हो गई 1 पॉइंट, चौथी से और कम हुई, पांचवी से, और छठी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाएं ना खाएं कोई, सातवीं खाया तो और उल्टा हमें नुकसान होने लगा, ठीक है। अब ये तो होती है हमारी उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता मापना हो तो कैसे, अरे पहले वाली के 5, दूसरी वाली से 4, तीसरी वाली खाई तो 5 और प्लस 4 और प्लस 3, अगली रोटी खाई तो 5 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 2, फिर अगली रोटी खाई तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस ये 1, अगली रोटी छठी जब खाई तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, और सातवीं रोटी खाई तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, और अगली बार प्लस करके ही -1 आ गया। तो इसका मतलब है कि कुल उपयोगिता अगर हमें ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, ये 5 रही, ये 9 रही, ये 5 4 9 3 12 रही, 5 4 9 3 12 और 2 कितनी 14 उपयोगिता रही, 5 4 9 3 12 और 3 कितनी 15 उपयोगिता रही, 0 बढ़ा तब भी 15 रही, और यहाँ पर आकर के कितनी 14 हो गई। तो इस उपयोगिता को अगर हम टोटल मार के दिखाते हैं तो ये हमारी कहलाती है कुल उपयोगिता, ठीक है। और सीमांत उपयोगिता कैसे कहते हैं, बिल्कुल लास्ट वाली, ठीक है, लास्ट वाली यूनिट का जब हमने प्रयोग किया तो हमें -1 संतुष्टि प्राप्त हुई, ये हमारी कहलाएगी कौन सी, सीमांत। दोस्तों यही 3-4 पॉइंट पूछे जाते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। दूसरी शून्य उपयोगिता क्या है, वह जहां पर हमें ना तो कोई संतुष्टि मिल रही हो ना असंतुष्टि मिल रही हो, उसे हम शून्य कहते हैं। और धनात्मक किसे कहते हैं, जब वो बढ़ती चली जाए, देखिए यहाँ से क्रम क्या होता चला जा रहा है, कुल उपयोगिता का बढ़ता चला जा रहा है, इसे हम कहते हैं क्या, धनात्मक। ओके, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आपके, और अच्छे समझ लीजिए वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस एग्जाम्पल का प्रयोग करिएगा आप अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी उपयोगिता ह्रास नियम को समझा। बाकी आपका पूरा सिलेबस पूरे M.Com तक YouTube पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं हमारे साथ में ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके काम की जो डेटा है वो हमारे चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा, और वो बातें मिलेंगी क्योंकि मैं किताब से कॉपी करके नहीं पढ़ाता, मैं अपनी तरफ से जो भी है वो आपको दे रहा हूँ, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा एग्ज़ाम से पहले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।